हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स टू ऑल कि अब मेरे व्यूज़ 1500 को क्रॉस करने लगे हैं। थैंक्स लॉट टू ऑल। आज हमारा जो वीडियो होगा वह दो टॉपिक पे मेनली डिपेंड होगा। एक तो लोग आईएएस, एमबीबीएस, इंजीनियर या सरकारी नौकरी क्यों करना चाहते हैं, वाई वाई हम ऐसा क्यों चाहते हैं। सेकेंडली, मैंने एक एसएससी के ग्रुप पे पढ़ा कि क्यों ना पीएम बनने के लिए एग्ज़ाम दिया जाए, क्यों ना एमएलए बनने के लिए पहले एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए और एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद उनको चुनाव लड़ाया जाए। तो हम इस दो टॉपिक को देखते हैं। सबसे पहले इसी टॉपिक पे आते हैं कि हम आईआईटी, जेईई, नीट या फिर एमबीबीएस, यूपीएससी, एसएससी, गवर्नमेंट जॉब्स, इन्हीं के पीछे क्यों भागते रहते हैं। देखिए यार, कोई भी सोसाइटी हो, वह अपने सराउंडिंग के हिसाब से मोटिवेट होता है। ऑलवेज अपने सराउंडिंग के हिसाब से मोटिवेट होगा। आज मेरा प्रोजेक्टर ख़राब है, मैं प्रोजेक्टर को इनबिल्ट करा रहा हूँ, तो नेक्स्ट टाइम से जो भी वीडियो आएगा थोड़ा सा बेटर आएगा आई थिंक। सो ठीक है, फिर भी कंटिन्यू रखते हैं। मैंने कहा कि जो भी हमारे ड्रीम होते हैं वो हमारे सोसाइटी पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू बिलोंग टू द बिहार, इफ़ यू बिलोंग टू द यूपी, आपका ड्रीम कहीं ना कहीं आईएएस होगा। क्यों? क्योंकि आपने सोसाइटी में देखा है कि आईएएस को बड़ी रेस्पेक्ट मिलती है यार, काफ़ी रेस्पेक्ट दिया जाता है। या फिर आपका ड्रीम होगा आईआईटीएन बनना, आपका ड्रीम होगा एमबीबीएस करना, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, इन्होंने देखा कि जिनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई, जो डॉक्टर बन गए, या फिर जिन्होंने आईएएस क्वालिफाई कर लिया, जिन्होंने गवर्नमेंट एग्जाम दे लिया, वह काफ़ी सुकून की नींद जी रहे हैं और उनके पास एक अच्छा खासा अमाउंट हो चुका है उनके कंपेयर में। यह हमारे पेरेंट्स ने ऑब्जर्व किया और उसके बाद उसको हम पर थोप दिया कि हाँ, तुम पढ़ने में तेज हो, आईआईटी करो, एनआईटी और आईआईटी कॉलेज से आगे ठीक है यूपीएससी करो। नहीं यार, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक चीज़ बताओ, क्योंकि मेरे फादर इलेक्ट्रॉनिक का दुकान करते थे, तो मैं जनरली अपने दुकान पे ही बैठता था। मेरी जो चाइल्डहुड है वह ऐसा नहीं रहा है कि बैट बॉल खेल रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, एक नॉर्मल यूपी ट्रिप का लड़के की तरह नहीं रहा है। मेरी जो बचपनी है, मेरा जो बचपना है वह दुकानों में बीता है ड्यू टू वेरियस रीज़न। मैं सीडी बेचता था, सीडी कैसेट आती थी, कई लोगों को याद होगा जो मेरे एज ग्रुप के हैं। आज के डेट में अगर मैं बेहतरीन से बेहतरीन सीडी कैसेट बनाऊं तो क्या वो बिकेगा? नहीं बिकेगा। मैं आज आपको मार्केटिंग के भी बहुत सारे आइडिया देने वाले हैं, किस तरीके से मार्केटिंग ने हमें चेंज किया। वो सीडी कैसेट नहीं बिकेगा। क्यों नहीं बिकेगा? क्योंकि आज का जो टाइम पीरियड है वो सीडी कैसेट का नहीं है। आज का टाइम पीरियड सीधे आई क्लाउड का आ चुका है। अब तो लोग पेन ड्राइव भी नहीं रखते जनरली, क्योंकि अब आई क्लाउड पे अपलोड कर दो, ड्राइव पे अपलोड कर दो, वेरियस सोर्स है, ड्रॉप बॉक्स पे अपलोड कर दो, फिर वहाँ से चीज़ें वर्कआउट हो जाती हैं। अमेजन प्राइम है, वहाँ से आपको मूवी देखने के लिए मिल जाता है, यूट्यूब है, वहाँ से मूवीज़ देखने के लिए मिल जाता है। तो टाइम पीरियड चेंज होने के बाद किसी एक चीज़ की रिलेवेंट खत्म हो जाती है। एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूँ 2002 से 2007-8 की बात करता हूँ। अब मैं ये जो बात करने वाला हूँ वह एक नॉर्मल यूपी बिहार के घर की बात कर रहा हूँ मैं। मुझे महाराष्ट्र या गुजरात का आइडिया नहीं है जो काफ़ी डेवलप है। हमारे टाइम पे एक नोकिया का फ़ोन आता था। हाँ, मेरे घर पे उसको बोलते थे लोढ़ा सेट। लोढ़ा क्या होता है? जैसे खलबट्टा हमारे घरों में पहले मशीन नहीं होती थी, ग्राइंडिंग मशीन नहीं होती थी। तो हमारे घर पे जो हमारी माताएं हैं वो क्या करती थी कि उसी से मसाले पीसती थी और फिर खाना बनता था। तो वो कुछ उसी तरीके से दिखता था। वो जिसके पास होता था ना, वो बड़ा आदमी माना जाता था यार। बोलते थे यार बहुत बड़ा आदमी है। आज के डेट में अगर वो किसी के पास है तो उसको लेबर क्लास माना जाता है। आज का डेट है आईफोन का, जो आज का टाइम पीरियड है वो आईफोन का है। तो उस मोबाइल ने इन सालों में अपने रिलेवेंट को ख़त्म कर दिया। उसी तरीके से सरकारी नौकरी का जो सेक्शन था, जिसलिए हमें सरकारी नौकरी चाहिए था, वह रीज़न जो हमारे पेरेंट्स आज के डेट में सोच रहे हैं वो गलत है।
कैसे गलत है? अगर मैं बात करता हूँ मोदी जी ने डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया है। मेरे खेतों में मेरा नाम चढ़ा हुआ है तो मुझे भी 2000 वाला जो स्कीम है वो मेरे अकाउंट में आता है। जब डायरेक्ट स्कीम शुरू कर दिया है तो जितने भी मीडिएटर थे, कौन कौन से हो सकते हैं? आईएएस हो सकते हैं, प्रधान हो सकते हैं गांव के, बीच में एमएलएस एमपी हो सकते हैं, या फिर इसी टाइप के कई सारे सरकारी नौकर। उन सबका पैसा खत्म। जो 2000 वहां पे चल रहा है वह 2000 डायरेक्टली मेरे अकाउंट में आ रहा है। जब डायरेक्टली मेरे अकाउंट में आ रहा है तो बीच का जो पैसा वो खत्म हो गया ना। जो बीच में जा रहा था, आपने सुना होगा कि एक पार्लियामेंट में एक्सपेरिमेंट किया गया था कि जो आइस की एक बड़ा सा क्यूब दिया गया और उसको पास आउट कराते गए और लास्ट में एक छोटा सा क्यूब पहुंचता था। अब इन चीजों का ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल इन्हेंसमेंट ये रिलेवेंट खत्म होता जा रहा है। और सरकारी नौकरी में जो सैलरी है और सैलरी का जो इंक्रीमेंट है और जो ग्रोथ है वह कम होता जा रहा है। सुनने में यह भी आया है कि शायद जो एजुकेशन सेक्टर है उसको भी प्राइवेटाइजेशन का दे रहा है। मैं तो दिल से चाहता हूँ ऐसा हो। अगर ऐसा होता है तो काफ़ी लोगों को बेनिफिट होगा और कुछ लोगों को लॉस होगा। उन कुछ लोगों को लॉस होने दीजिए, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में है तो हम मैक्स पे फेथ करते हैं। ज़्यादा लोगों का प्रॉफिट होगा, लॉस काफ़ी कम लोगों का होगा। तो ऐसे कंडीशन में यार गवर्नमेंट जॉब का जो रिलेवेंट था वो ख़त्म होता गया। जो डॉक्टर का रिलेवेंट था कि डॉक्टर जितनी अर्निंग करती थी, मैं खुद मेडिकल फील्ड से हूँ, मैंने हॉस्पिटल्स में भी वर्कआउट किए हुए हैं। जो डॉक्टर का रिलेवेंट था वह कम होता गया। अब आप देखोगे नहीं 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 वह फलाना ढिकाना डॉक्टर है, बहुत कमा रहा था या बहुत कमा रहा है, तो वह था में बहुत मेहनत कर चुका है भाई। आज के डेट में एक टेबल लगा के एक चेयर पे बैठकर आप किसी क्लिनिक को नहीं चला सकते। और मैं अपने गांव के कई सारे एग्जांपल्स देखे हुए हैं जो सिंपल फार्मासिस्ट थे और टेबल चेयर के बैठकर उन्होंने करोड़ों की संपत्ति बना रखी है। क्योंकि उस टाइम पीरियड पे लोगों को नहीं पता था कि डॉक्टर कहते किसे हैं। दे डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन द एमबीबीएस, बीएएमएस, बी फार्मा एंड झोला छाप। आज के डेट में बच्चा ये जानता है कि एमबीबीएस और बीएएमएस में डिफरेंस क्या है। झोला छाप को तो भूल ही जाइए। तो झोला छाप का एक जो एवरेज मार्केट था वह स्टेप बाय स्टेप खत्म होने लगा और अभी भी कुछ जगह है, लेकिन आज के 10 साल बाद वो खत्म हो जाएगा। उसी तरीके से जो डॉक्टर टेबल चेयर वाला काम करते थे वह स्टेप बाय स्टेप खत्म होता जा रहा है। अब हमें चाहिए हॉस्पिटल। मुझे अपने बच्चे को दिखाना है तो मैं तो किसी झोला छाप के पास ना जाऊं, लेकिन मेरे पापा मुझे झोला छाप के पास ही लेकर जाते थे। उसका रीजन यह था कि मेरे गांव में एमबीबीएस की अवेलेबिलिटी थी नहीं। अब है, मेरे पापा को एमबीबीएस, बीएमएस और बी फार्मा के बीच में डिफरेंस पता नहीं था, मुझे है। मैं तो ना दिखाऊं अपने बच्चे को किसी बीएमएस को भी। तो अब डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं। अब यहां पर एमबीबीएस भी है तो एमबीबीएस में भी मैं देखूंगा कि कहां से किया है। अच्छा, एमडी है तो कहां से है और उसका जो हॉस्पिटल उसमें क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है। तो इस समय जो अर्निंग सोर्स है ना वो सबसे ज्यादा स्टार्टअप के पास है। हम लोग जो देख रहे हैं अब यही, अगर मैं अपने जनरेशन को थोड़ा सा आगे लेकर जाऊं कि हम अपने बच्चों को क्या करा रहे होंगे, सेम रेफरेंस में अगर मैं बात करूं तो हम अपने बच्चों से कहेंगे बेटा स्टार्टअप करो। क्यों? क्योंकि हम आने वाले 20 साल में देखेंगे कि जिसने भी छोटा मोटा भी स्टार्टअप किया ना वह आज 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ में खेल रहा है। तो हम अपने बच्चों से कहेंगे बच्चा स्टार्टअप कर। अब बेचारा स्टार्टअप करे कैसे? क्योंकि हमारे टाइम पीरियड पे तो स्टार्टअप करना इजी था। ऐसे बहुत सारे फील्ड थे जहां पे बहुत कुछ किया जा सकता है आज के डेट पे, लेकिन हमारे बेटे के टाइम पर क्योंकि स्टार्टअप का क्रेज एक मैक्स पे पहुंच चुका होगा, वहां पे इस चीज का कंपटीशन बढ़ चुका होगा। जैसे आज के डेट में 2005 में एमबीबीएस निकालना काफी इजी टास्क था। क्यों? ज्यादातर लोग पढ़ते ही नहीं थे। मेरे घर पे नीट की पहली बार तैयारी मैंने की। कब की? 2017-18 में। मतलब 2017-18 से पहले मेरे घर में लोगों को नीट के बारे में पता ही नहीं था, मुझे भी नहीं पता था।
वो तो मेरे एक मित्र हैं योगेंद्र पांडे जी, उनके पिताजी के घर पे मैं उसके घर पे मैं जाता था। माननीय श्री छत्रपति पांडे जी नाम है उनका, मेरे पिता समान है, वह मेरे गुरु हैं। तो मुझे तो उनके घर से आइडिया निकला कि IIT नीट क्या होता है। मैंने फिर तैयारी की और वर्कआउट किया उसको। तो मैं जब प्रिपरेशन में आया उस समय जहाँ पे 6 लाख 7 लाख बच्चे बैठते थे वहाँ 12 लाख बैठने लगे, आज 20 लाख बैठने लगे। तो लगातार कंपटीशन इंक्रीज किया ना। कुछ लोग कहेंगे सर सीट भी बढ़ाया, अरे यार सीट उसके कंपेयर में नहीं बढ़ाया यार, जितने बच्चे दे रहे हैं ना उसके कंपेयर में सीट इंक्रीज नहीं हुआ है। अब दूसरी बात यह है कि अगर MBBS की सीट इंक्रीज भी हुई है तो MD-MS की सीट उसके कंपेयर में काफी कम इंक्रीज हुआ है। हमसे पूछो हमारी पेन, जब नीट PG के बारे में पूछा जाता है ये लगता है यार UG किया ही क्यों। मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, उनसे पूछा क्या भाई नीट PG का क्या हाल है, बोला यार UG ने बैंड बजाती थी और PG तो एकदम बारात निकाल के छोड़ेगा। सो डिफरेंसेस मार्केट में अब क्रिएट होना शुरू हो गए और कंपटीशन बढ़ता गया। तो अब हमारा जनरेशन में हम MBBS को ज़्यादा कमाते हुए नहीं देखेंगे, इसलिए हम अपने बच्चों को बोलेंगे कि बेटा तू स्टार्टअप कर। और वह हमारी उसी स्टेज में होगा कि उसके टाइम पे स्टार्टअप करने वाले बहुत सारे लोग होंगे और उसको उसके बीच में compete करना होगा। अब भगवान जाने उस समय पे टाइम पीरियड क्या होगा, जैसे आज का टाइम पीरियड स्टार्टअप का है उस समय भी टाइम पीरियड किसी न किसी चीज़ का तो होगा ही। तो उस समय होगा किसी चीज़ का टाइम पीरियड, जिस चीज़ का होगा बच्चों को उसमें डालना चाहिए। प्रॉब्लम यही है, देखो आगे निकलने का एक ही मात्र रास्ता है, रास्ता यही है कि जिसमें जो आने वाले टाइम का सेक्शन हो उसी सेक्शन में जंप कर जाओ। एक और एग्जांपल ले सकते हो आप बीटेक का। मैं अगर बात करता हूँ 1990s में, 1990 से 2000 तक लोगों ने देखा यार जो भी बीटेक कर रहा था वह तो करोड़पति बना बैठा है। आज क्या हुआ, लिटरली मुझे यह कहते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं अपने कार का सेकंड, मैंने अभी रिसेंटली कार लिया है, तो सेकंड उसका सर्विसिंग कराने गया। जिसने रिसीव किया मैं वहीं पे बात कर रहा था कि हाँ भाई कहाँ से किया है आपने, क्या ग्रेजुएशन है। उसने बोला सर मैंने बीटेक किया है और 16,000 की जॉब कर रहा था। मैं बनारस की घटना बता रहा हूँ आपको, मतलब एक बीटेक वाला 16,000 की जॉब कर रहा है। तो बेटा तू BSc ही कर लेता, तू 12 ही पास रहता है यार। 500 रुपये मजदूरी है आज के डेट में। इस कम से कम बीटेक में जो पैसा खर्च हुआ उससे ज़्यादा मजदूरी है। मैंने अभी अपने भाई का शॉप भी खुलवाया। एक एवरेज जो इन्वेस्टमेंट है वो एजुकेशन का इन्वेस्टमेंट है, उससे ज़्यादा वो कमा रहा है, बीटेक से ज़्यादा वो कमा रहा है। तो बी इंश्योर कि हम क्यों करना चाहते हैं उसका रीज़न यही है कि हमारे पेरेंट्स ने पहले देखा और देखने के बाद उन्होंने हम पे वह थोप दिया। अब हमारी क्या गलती है, हमारे अंदर डेयर नहीं है कुछ अलग करने की, और जिनके पास है वह इसलिए रुक जाते हैं यार कि सामने वाला गाली देगा। और जो इन सभी चीज़ों से उभरता है वह फिर अपना स्टार्टअप आज के डेट में कर रहा है और अच्छी अर्निंग कर रहा है। हुआ क्या है प्रॉब्लम यार, हमें बोल दिया जाता है कि दौड़ो, हम होते हैं शेर, दौड़ना शुरू कर देते हैं, लास्ट में जाने के बाद हमें मिलता है सिर्फ घास ही घास, इसलिए हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हम IIT JEE नीट और सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि वह हमारे पेरेंट्स के प्रोस्पेक्टस से जुड़ा हुआ है। हम अपना खुद का थिंकिंग उसमें नहीं लगा रहे हैं। अगर आप IIT JEE नीट कर रहे हो तो करो, लेकिन इस विचार से मत करो कि आपको अमेरिका में जॉब करना है या किसी बड़े हॉस्पिटल में जॉब करना है। इस विचार से करो कि आपको कुछ नया जनरेट करके इस सोसाइटी को दे देना है जिससे आप अर्निंग करो। क्योंकि पहले के टाइम पीरियड पे 1 लाख 2 लाख रुपया बहुत बड़ी सैलरी हुआ करती थी, आज के डेट में नहीं है। पहले के टाइम पे रोटी कपड़ा मकान के लिए लोग अर्निंग करते थे, आज के डेट में रोटी कपड़ा मकान के लिए कोई अर्निंग नहीं कर रहा है। दैट इज द स्टूपिड थिंग्स कि आप रोटी कपड़ा मकान के लिए अर्निंग कर रहे हो। यार अगर आपके हाथ में टेक्नोलॉजी है तो आप रोटी कपड़ा मकान तो ऐसे ही मिल जाएगा आपको, और नहीं मिल पा रहा है तो या तो आप बेवकूफ़ हो या आपको टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं पता है। अदरवाइज घर पे बैठे बैठे भी बहुत सारे वर्कआउट किए जा सकते हैं आज के डेट में।
सेकंड मैं पोर्शन पे आता हूँ कि क्या सरकारी नौकरी करनी चाहिए, क्या आईआईटी नीट का एग्ज़ाम देना चाहिए। यार सरकारी नौकरी तभी करो जब तुम्हारी औकात लड़ने की ना हो, लेकिन बिना लड़े तुम्हें सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी, यह भी याद रखना। और जब उतना लड़के सरकारी नौकरी ही पाना था तो उसका अगर 10% भी फाइट करोगे ना बाकी सेक्शन में तो जनरेशन बना जाओगे। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो मैं सरकारी टीचर हूँ, ऐसे मेरा ऐसा कोई मन नहीं है और मुझे कोई फ्री में बनाए तो भी मैं नहीं बनने जाऊँगा, लेकिन मान लेता हूँ कि मैं सरकारी टीचर हूँ तो मुझे 60, 70, 80 ज़्यादा ज़्यादा 1 लाख रुपए मिलेगा। अब मेरी मौत हो जाती है तो मेरे बेटे को सरकारी टीचर बनने के लिए मेरे इतना ही मेहनत करना पड़ेगा और फिर वह उतना ही कमाएगा जितना सरकार उसको दे पाएगी, और सरकार उसको उतना ही देगी जिससे उसके रोटी कपड़े मकान मोबाइल और एक इकरार करने की औकात आ जाए। लेकिन जैसे सपोज सेकेंड फेज में मैं आता हूँ, मान लो मैं कोई दुकान चलाता हूँ, एक छोटी सी कोई दुकान। आप अपने एरिया में ऑब्जर्व करना, आपके एरियाज़ में आज के 20 साल पहले जिन्होंने दुकानें खोली होंगी और 20 साल तक सर्वाइव कर गए होंगे उसमें से 80% लोगों ने ज़मीनें ले रखी होंगी और उनका दुकान किसी और लेवल पे जा चुका होगा। जो आप छोटी दुकान जिनको कहते थे वो बहुत बड़ी हो चुकी होंगी और उनके बच्चे बैठ के आराम से 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमा रहे होंगे। तो अब अगर मेरा दुकान, अब सेम इंसिडेंट अगर मेरे साथ होता है तो माई चाइल्ड नीड नॉट टू गो एट माई लेवल। अगर उसके पास थोड़ा बहुत भी दिमाग है तो वह अपने सर्वाइवल का खर्चा आराम से निकाल लेगा, और सिर्फ सर्वाइवल का खर्चा ही नहीं निकालेगा, वह उसकी कंपाउंडिंग करेगा। कंपाउंडिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन बिजनेस। जब भी आप कंपाउंडिंग से कोई काम करते हो तो ऐसे कंडीशन में इनिशियल फेज में आपको डिफरेंस नहीं दिखता, लेकिन बाद में बहुत खतरनाक सा डिफरेंस दिखता है। अब मैं एक क्वेश्चन पे और आता हूँ जिसको मैंने आपसे बोला था कि सरकारी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके एग्ज़ाम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अरे नहीं होने चाहिए यार। एक चीज़ बताइए, पढ़ा लिखा तो चाणक्य भी थे, खुद क्यों राजा नहीं बना? पढ़ा लिखा चाणक्य भी था, खुद राजा नहीं बना है। उसको किसी चंद्रगुप्त की रिक्वायरमेंट हुई है राजा बनने के लिए। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो पढ़े लिखे बीरबल बहुत ज़्यादा थे, लेकिन राज कौन कर रहा है? अनपढ़ अकबर, जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है या आप कहें जीरो एजुकेटेड है। मैं आज के टाइम की पीरियड की बात करता हूं। ज़्यादा एजुकेटेड डॉक्टर जयशंकर प्रसाद है। उन्होंने जिस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है ना, वह एग्ज़ाम शायद वर्ल्ड का टफेस्ट एग्ज़ाम है। यूपीएससी क्लियर किया हो, लेकिन डॉक्टर जयशंकर प्रसाद के अंडर में प्रधानमंत्री मोदी जी काम नहीं करते, मोदी जी के अंडर में डॉक्टर जयशंकर प्रसाद काम करते हैं। दैट इज ए टुडे मीन्स फॉर बीइंग द लीडर यू नीड करेज। आपके अंदर करेज होना चाहिए। मैं एक शॉर्ट देख रहा था और उसे बड़ा सीखने के लिए मुझे मिला। हमारे प्रिय लालू प्रसाद यादव जी थे, वह क्या कर रहे हैं, वह योगी आदित्यनाथ जी कोई स्पीच दे रहे थे तो ज़बरदस्ती उनको बैठाया जा रहा है। वो बोला कि आपका काम स्पीच देना नहीं है, घंटा बजाइए। आज वो बंदा क्या कर रहा है, अगर आप उस वीडियो में देखें ना तो आपको समझ में आएगा कि योगी आदित्यनाथ कितना उस समय तकलीफ से गुजर रहे होंगे, बट करेज था। आज सीएम है, और सीएम नहीं है, मुझे लगता है कि पूरे इंडिया के सबसे टफेस्ट सीएम है। मुझे तो उनका शासनकाल काफ़ी पसंद है,
क्योंकि वह जिस तरीके से डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन लेना काफ़ी इजी नहीं था। मैं सेकेंडली आता हूँ मनमोहन सिंह जी पे, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, उनकी मैं काफ़ी रेस्पेक्ट करता हूँ। उनका कुछ दिन पहले का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह कुछ मुद्दों पे प्रधानमंत्री मोदी जी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हुए पाए गए। पढ़े लिखे मोदी जी से ज़्यादा मनमोहन सिंह जी हैं, इंटेलिजेंसी नो डाउट मनमोहन सिंह जी की ज़्यादा है। इस देश को मनमोहन सिंह जी ज़्यादा बेटर से चला सकते हैं, लेकिन डेयरिंग नहीं है चलाने की। डेयरिंग किसके अंदर है? मोदी जी की। इसलिए धारा 370 खत्म करने के लिए मोदी जी जैसा ही व्यक्ति चाहिए। नॉर्मल बात नहीं है। या तो इंदिरा गांधी जैसी कोई कट्टावन नेता या मोदी जैसा नेता, यही दो नेता बनने के लायक या राजा बनने के लायक हैं। लेकिन न इंदिरा गांधी जी कोई एग्जाम क्वालिफाई कर सकती हैं और ना ही मोदी जी। तो जो किंग बनने के लिए जो सबसे बड़ा टैलेंट चाहिए ना, वो किताबी कीड़ा वाला टैलेंट नहीं चाहिए। मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन कर रहा हूँ, आप जाइए और गूगल पे सर्च कीजिए कि टिल टुडे कितने एमपीज या एमएलए ने सुसाइड की। जीरो। और टिल टुडे कितने आईएएस ने सुसाइड की? मोर देन 20। टिल टुडे 0 एमएलए एमपीज ने सुसाइड की। और आईएएस ने, एक तो इलाहाबाद का ही केस है, ट्रेन से कूद के रेल पटरी पे उन्होंने जान दे दी थी। तो यार, जिनको आप सो कॉल्ड पढ़ा लिखा कह रहे हो, क्योंकि तुम्हारी जो सोच है एसएससी और बाकी एग्जाम्स देते देते वो रट्टाफिकेशन की और इन्हीं चीज़ों की हो चुकी है, या फिर आपकी प्रिपरेशन अगर यूपीएससी की है और यह सोच है तो आपने फिलॉसफी प्रॉपर नहीं पढ़ी है, इसलिए यह सोच है कि जो किंग है उसको रिटन कोई एग्ज़ाम देना चाहिए। कोई रिटन एग्ज़ाम देने की जरूरत नहीं है किंग को, क्योंकि किंग को किसी भी रिटन एग्ज़ाम से आप नहीं पहचान सकते। आपको अमेजन में, आपको रिलायंस के अंदर काम करने के लिए रिटन एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है। वहाँ का मालिक बनने के लिए सिर्फ 2 चीज़ चाहिए, या तो आप मालिक के बेटे होने चाहिए, दैट इज़ बाय लक। लोग बोलते हैं कि बाय लक, बट मेरा कहना है कि अगर आप किसी एक जन्म में इतना ज़्यादा पैसा कलेक्ट कर चुके हैं और उसके बाद फिर मर रहे हैं, तो वही पैसा आपको आपके पिता के रूप में दूसरे जन्म में मिलता है। यह मेरी थ्योरी है, यह मेरी फिलॉसफी है। जैसे कहा जाता है ना कि कोई भी चीज़ नष्ट नहीं होता, तो मान लीजिए आप 100 करोड़ रुपए कमा के मरते हैं और आज के 500 साल बाद आपका जन्म होगा, तो 500 साल बाद यह 100 करोड़ का वैल्यूएशन कम से कम 25-50 हज़ार करोड़ हो जाता है। तो 25-50 हज़ार करोड़ वाले पिता के घर में आपका बर्थ होगा। दैट इज़ आल्सो नॉट बाय लक। लोगों ने इसको लक से रिलेट किया है, लेकिन जहाँ तक अभी तक मैंने अपनी सनातन किताबों को पढ़ा है, मैंने उपनिषद को पढ़ा है, उससे मैंने यही पाया कि यह भी लक नहीं है, यह भी आपके कर्म के फल है। लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि या तो आपको अंबानी का बेटा बनना पड़ेगा या फिर आपके अंदर करेज होना चाहिए। मैं सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अभी का ले रहा हूँ। एक तो रोमन सैनी, नीट क्वालिफाइड, एम्स, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। यूपीएससी क्वालिफाइड, फर्स्ट अटैम्प्ट, और आज अनअकैडमी के मालिक हैं। उनके टाइम पे कई लोगों ने एम्स में गए होंगे, उनके टाइम पे कई लोग यूपीएससी क्रिएट किए होंगे, आज भी कई लोग यूपीएससी टॉपर हैं, लेकिन वो रोमन सैनी नहीं बन पाए। अनअकैडमी कई हज़ार करोड़ का ऑनरशिप रखता है। इसी तरीके से हमारे अलग भैया की अगर मैं बात करता हूँ तो इनसे बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। एस सी वर्मा की किताबें ऑल ओवर इंडिया चलती है। शायद ही मेरे जनरेशन का कोई बंदा हो जो 11th-12th पढ़ा हो और एस सी वर्मा ना पढ़ा हो। अगर वो बोलता है तो वह झूठ बोल रहा है। एस सी वर्मा का किताब उस लेवल पे था, और उनके टाइम पे पढ़ाने वाले बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, बहुत बड़े बड़े टीचर हैं। अलग पांडे जब यूट्यूब पे पढ़ा रहे थे उस समय भी बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, लेकिन अलग पांडे जी के पास डेयरिंग थी। वो डेयर कर पाए कुछ नया करने का, कुछ अलग करने का। शुरुआत में उनको लोगों ने गालियाँ ही दी। आज के डेट में सब करे पढ़ते हैं कि प्राउड टू बी द पीडब्ल्यू। अरे यार, नौकर बनने का तुम कब से प्राउड करने लगे यार? ये बताओ, मतलब प्राउड टू बी द आकाशियन, प्राउड टू बी द पीडब्ल्यू। ठीक है, जेसी चौधरी सर कभी नहीं बोलेंगे कि प्राउड टू बी द आकाशियन, क्योंकि जेसी चौधरी सर ने आकाश क्रिएट किया।
वो अगर वो बोले तो अच्छा भी लगता है, क्योंकि वो ही इज़ द ऑनर। सर्वेंट बनने के बाद आप प्राउड फील कर रहे हो, दैट मीन्स कि आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है यार, उसको रिलेट करो। सो हो सकता है कभी मुझे लाइफ में जॉब करने जाना पड़े, मैं कभी चाहता नहीं, लेकिन समय का कुछ भरोसा नहीं, लेकिन वह मेरे लाइफ में साल 2 साल के लिए ही होगा। वह भी आई ऑलवेज बी द नेचर कि मैं कुछ अपना क्रिएट करूँगा। हो सकता है ना कर पाऊँ, लेकिन कम से कम मेरे अंदर ऐसा तो नहीं रहेगा कि नहीं कर पाया। मैं बार बार अपने वीडियोस इसलिए बनाता हूँ, इसलिए समझाता रहता हूँ चीज़ों को, मैं बार बार गवर्नमेंट और अदर एग्ज़ाम्स की इसलिए अपोज करता हूँ कि डू योर स्टार्टअप यार। आप एक एनर्जी कुंज हो, उस एनर्जी कुंज को कहीं गलत जगह वेस्ट मत करो। अगर कहीं गलत जगह लगातार इसको वेस्ट कर रहे हो, तो जब तुम हॉस्पिटल में होगे ना मरते समय, तुम सोच रहे होगे यार कि औकात तो हज़ारों करोड़ कमाने की थी, साला फालतू में करोड़ के 2-3 करोड़ में फंस गया मैं। सो थैंक्स लॉट, अगर किसी को बुरा लगा हो उसके लिए। और मेरी इकोनॉमिक्स की सीरीज़ और बाकी सीरीज़ एनसीईआरटी की सीरीज़ मैं रेडी कर रहा हूँ लगातार, 3-4 वीडियोज़ हो गए हैं, बट जैसे ही उसमें 10 से ऊपर वीडियो होंगे मैं एक साथ उसको रिलीज़ करूँगा। थैंक यू, थैंक्स लॉट।